Hello, welcome student. We will understand chapter The Age of Industrialization, हिस्ट्री बुक इन 10th क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था कि इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन क्या होता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद में फैक्ट्री आने के बाद इंडस्ट्रीज की जो फेज थे वो कैसे कैसे आए, इन सभी के बारे में स्टडी किया। और नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आगे पढ़ेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स। इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में आई थी सबसे पहले, तो वहाँ पे वर्कर्स की लाइफ कैसे थी हमने यहाँ पे जानकारी ली है कि वो जो लंदन सिटी है इसकी ब्रिटेन की जो कैपिटल है, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी हैवी हो गई थी। और हैवी पॉपुलेशन होने से हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी कि उसके अंदर टेनेमेंट्स बनाए गए थे, उनके रेजिडेंस, टेम्परेरी जो रेजिडेंस होता था उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे। तो विलेजेस एरिया से जब पॉपुलेशन को कोई वर्क नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो जॉब भी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए इंडस्ट्रीज में की तरफ उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, वहाँ से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूवमेंट करना शुरू कर दिया। ओके, अब वहाँ पे जाने के बाद पॉपुलेशन इतनी हैवी थी कि वर्कर्स को वर्क नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, तो वो लो बेसिस पे काम करने के लिए तैयार थे। अब उन वर्कर्स की कंडीशन कैसे थी, जॉब की कंडीशन कैसे थी, वो वहाँ उस इंडस्ट्रीज में काम मिलता था जिस इंडस्ट्रीज में उनके किसी के रिलेटिव होते थे, रिलेशनशिप में उनके पास वर्क होता था, यानी कि किसी का फ्रेंड्स या रिलेटिव होता था, तो उसके साथ उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती थी। इट मीन्स उनके द्वारा थोड़ी सी सपोर्ट करने से या उनके हैंडल होने से वो उनको जॉब मिल जाती थी। इट मीन्स फ्रेंड और रिलेटिव रिलेशनशिप वाले को जॉब मिलती थी, अन्यथा जॉब नहीं मिलती थी। ओके, नेक्स्ट है सीजनल वर्क। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सीजन के समय ही काम प्रोवाइड करवाती थी और बाकी टाइम वो फ्री रहते थे। अब वो लोग मूवमेंट करते थे, जब काम होता था इंडस्ट्रीज में तो अर्बन से रूरल से अर्बन की तरफ, और जब उसके बाद में फ्री होते थे तो वो एग्रीकल्चर में काम करने के लिए दोबारा से उसके अंदर फ्री होने के बाद उसमें प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की जो हार्वेस्टिंग या दूसरा काम होता था उस टाइम पे वहां पे मूवमेंट करने के लिए वहां वापस वो अपने विलेजेस एरिया में ही पहुंच जाते थे, इसलिए सीजनल उनके पास वर्क होता था। नेक्स्ट, इनका जो रहने का रेजिडेंस था, वहां पे जो विलेजेस एरिया में जाते थे वो नाइट रेफ्यूजी में रहते थे। नाइट रेफ्यूजी यानी कि जो नाइट एक रात को रुकने के लिए जो जगह होती थी उसके अंदर वहां पे रहते थे, या कैजुअल वार्ड होते थे उनके पास। कैजुअल वार्ड यानी कि ऐसा जो अस्थायी रूप से उनके लिए रहने का रेजिडेंस होता था वो कैजुअल वार्ड्स हो जाता था। तो कैजुअल वार्ड्स या नाइट रिफ्यूजी की तरह से एक नाइट को गुजारने के लिए कहीं वो आश्रय लेते थे, कहीं ठहर जाते थे, इस प्रकार का उनके सिस्टम होते थे। तो इनकी जो कंडीशन थी वो काफी क्रिटिकल थी, उनके पास से जॉब भी परमानेंट नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ नेपोलियन वार। अब नेपोलियन वार है ये नेपोलियन बोनापार्ट, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय 9th क्लास में स्टडी की थी, ये वही नेपोलियन बोनापार्ट है जिसने 1799 में फ्रांस के ऊपर अटैक करके फ्रांस को कैप्चर में किया था। और उसके बाद में फ्रांस का जो नेबर कंट्री है उन सभी को कैप्चर में किया था। उस नेपोलियन वार से यूरोपियन कंट्री की जो प्राइसेस थे वो काफी हैवी हो गई थी, लोग उसको परचेज करने के लिए अनेबल थे। इट्स ओके। अब जो वर्कर्स थे उनको चाहे जॉब मिल रही हो, बट उनकी जो रियल वेजेस इट मीन से जो उनकी इनकम थी उस हिसाब से वो इतना भी परचेज नहीं कर पाते थे जब वो जॉबलेस थे, यानी कि पहले के समय में जो प्राइस थी वो लेस होती थी और बाद में जो प्राइस थी वो काफी अप हो गई। उसको इंक्रीज होने के बाद उनकी रियल जो कंडीशन थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई, रियल वेजेस उनकी कम हो गई, यानी कि उस वेजेस से वो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सारी परचेजिंग उनके पास नहीं होती थी जो पहले होती थी। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने जब अटैक किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद में फ्रांस को कैप्चर में किया था, उसके नेबर कंट्री पे राज किया था, वो हम कुछ स्टडी फर्स्ट चैप्टर में भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे।
तो हम 9th क्लास में भी इसके बारे में स्टडी की थी। वो वही नेपोलियन बोनापार्ट का वार जब हुआ था उस टाइम पे उनकी कोस्ट थी वो अपराइज हो गई। नेक्स्ट वर्कर्स की और जो लाइफ थी वो और ज्यादा फियर थी। किससे फियर थी? स्पिनिंग जेनी से। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? स्पिनिंग जेनी इज द इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए मशीन। विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग जेनी वी कैन स्पिन स्पीडली विद द मैक्सिमम स्पिंडल्स। जहां एक बार में हैंडल मूवमेंट करने के बाद बहुत सारी स्पिंडल्स, बहुत सारी जो यार्न तैयार करने वाला जो बंडल होता है वो कई तैयार हो जाते हैं। तो वो स्पिनिंग जेनी से, क्योंकि बहुत सारे एक साथ तैयार होने से जो वर्कर्स थे, कई वर्कर्स का काम एक स्पिनिंग जेनी से हो जाया करता था, इसलिए वो उससे डरे हुए थे, क्योंकि स्पिनिंग जेनी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब एंडलेस। और उसके बाद में ये जो स्पिनिंग जेनी था इसका जो इन्वेंशन क्या था वो क्या था? 1764 जेम्स हार्ग्रीज ने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा, आफ्टर 1840 ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि लोग जब इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करने के लिए उनको इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों के लिए ही रेल ट्रैक की रिक्वायरमेंट हुई। कंस्ट्रक्शन किया गया बिल्डिंग्स का, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को सेट किया गया। इस प्रकार से लोगों को एक दूसरी एम्प्लॉयमेंट के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में या दूसरी डेवलपमेंट का काम हो रहा था, जो स्ट्रीट थी वो वाइड किया गया, रेलवे ट्रैक का लाइंस को एक्सपेंड किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर ये कहेंगे कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का जो काम किया गया था, उनसे लोगों को आफ्टर 1840 के बाद कुछ जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब कॉलोनीज का जिक्र हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास हमें इंडिकेट हो जाता है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आया था और ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो विशेष करके हम इंडिया के बारे में ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी हुआ करता था। अब उसमें क्या था? बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, जो मशीन्स हमारे पास नहीं आई थी, उससे पहले हमारे इंडिया के अंदर जो गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पे सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल तैयार होता था। कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी हुई थी, बट वो हैंडमेड होती थी। उसकी जो एक्सपोर्ट होता था वो गुल्फ ऑफ मन्नार या गुल्फ ऑफ कच्छ, इन सभी से कनेक्ट होती थी आगे रेड ओशियंस, और रेड ओशियन से कनेक्टिविटी होने के बाद वो यूरोपियन कंट्री में सप्लाई होता था। एक सिल्क रूट से जाता था। सिल्क रूट जो हमने पहले स्टडी की थी, जो मिडल एशिया है, उस एशिया से विशेष करके चाइना से जिक्र लगाएंगे तो चाइना में सबसे पहले सिल्क तैयार हुआ था। तो वहां से जिस रास्ते से सिल्क जाता था उस रूट को ही सिल्क रूट कहा गया। तो हमारे पास यहाँ इंडिया से सिल्क रूट के वे से, और दूसरा हमारे पास वाटर वे से इनकी कनेक्टिविटी दूसरी कंट्री में होती थी, जहां से हमारी हैंडमेड जो क्लॉथ होता था उसकी डिमांड काफी होती थी। साउथ के साइड में हमारे पास मछलीपट्टनम सी पोर्ट, वहां से कोरोमंडल जो हमारे पास कोस्टल एरिया है, वहां से हम इसमें साउथ एशिया के अंदर काफी उसकी सप्लाई होती थी। यानी कि हमारे पास इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्टिविटी होती थी, यहाँ कॉटन और मेटल से लगाएंगे, उन दोनों की ही काफी प्रोडक्टिविटी होती थी। ये होता था मशीन इंडस्ट्रीज की एज से पहले। ओके, उसके बाद में आगे क्या होता है देखिए बेटा, बाय द 1750 द नेटवर्क वाज ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग डाउन हो गया। जिस सूरत जो अभी हमारे पास यहाँ पे गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद और सूरत, तो वहां सूरत के अंदर जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वो पहले हमारे पास से लगभग
16 मिलियन के आसपास उसका व्यापार होता था उस एरिया से। बट 1740 के तक आते आते वहां पे वो स्लैम्प हो गया। स्लैम्प ट्रीटमेंट से वो उसका जो ट्रेड था वो क्रैक्ट हो गया, या ये कहेंगे कि ब्रेक डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वो केवल और केवल 3 मिलियन से ही वहां से ट्रेड का लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। इट्स ओके। अब ये पहले हमारे पास ये जो होते थे ये कॉर्डिंग आदि, वहां पे इंडस्ट्रीज में जो मशीन आने से पहले उसी एरिया के अंदर एक साथ ही लोग कनेक्टिविटी, स्पिनिंग का, कॉर्डिंग का या वीविंग का काम एक साथ ही वो कर लिया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा इम्पोज द न्यू पॉलिसी, मोनोपोली। न्यू मोनोपोली क्या लगाई? ये जो इंडस्ट्रीज हमारे पास सेट थी, यानी कि मशीन आने से पहले जो हमारे हैंडमेड होते थे वो इंडियन ट्रेडर होते थे या बैंकर होते थे। बैंकर इट मीन्स जो लोगों को प्रोवाइड, ये मनी प्रोवाइड करवाने का काम करते थे, जिनकी सपोर्ट से हमारे यहाँ ट्रेड होता था। तो जो बैंकर अपना इन्वेस्टमेंट करते थे या फिर ये कहेंगे कि जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे उनसे जो प्रोडक्टिविटी होती थी, धीरे धीरे उनके लिए नई मोनोपोली आ गई। वो बैंकर और मर्चेंट होते थे, वो वीवर्स से कमिटमेंट करते थे और उनके साथ थे प्रोडक्टिविटी होने के बाद वो सी रूट तक लेके जाते। इट मीन्स वो वहाँ हमारे पास सी पोर्ट तक पहुँचाते। वहाँ से जो शिप के ओनर्स होते थे, जहाँ से वो दूसरे देशों में सप्लाई करने वाले ट्रेडर होते थे, उनके पास वो बार्गेनिंग करते, यानी कि बैंकर्स और हमारे पास जो मर्चेंट होते थे वो वीवर से उनकी प्रोडक्टिविटी परचेज करके और सी पोर्ट तक पहुँचाते। वहाँ से दूसरी कंट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे सामान की सप्लाई होती। अब ये जो व्यूवर्स होते थे इनके लिए उन्होंने नई मोनोपोली ले ली, न्यू मोनोपोली राइट टू ट्रेड, यानी कि व्यापार पर अपना अधिकार जमाने के लिए नई मोनोपोली क्या ली? वो ये ली कि उन्होंने वहां पे डायरेक्ट व्यूवर्स से कांटेक्ट कर लिया। व्यूवर्स पहले कोई बाउंड नहीं होता था। व्यूवर्स जब दूसरे से अपनी माल की सप्लाई करेगा तो उसके साथ बार्गेनिंग करेगा। अब वो बार्गेनिंग का चांस उनके पास नहीं होता था, क्योंकि उनकी मोनोपोली से दूसरी जो उनकी हमारी इंडिया में आई हुई डच, फ्रेंच और पुर्तगीज जो कंपनीज थी उन सभी को उन्होंने अवॉइड कर दिया। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो कोलकाता है और उसके बाद में ये हमारे पास यहाँ ये कहेंगे कोलकाता ना कह के बंगाल कह सकते हैं। बंगाल में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो आप लोगों ने पहले स्टडी की थी। उस प्लासी की लड़ाई के बाद में बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये सारा एरिया उसके कैप्चर में आ गया। इनका ये सारा एरिया उन्होंने अपना सेट कर लिया था, उनके ऊपर उनका मोनोपोली थी, उनका अपना डोमिनेट था। तो धीरे धीरे करके जब उनका डोमिनेट हो गया तो उन्होंने इनको फ्रेंच को, डच को और पुर्तगीज को, इनको व्यापार से इग्नोर कर दिया, उनको एक साइड में धकेल दिया। अब वहां पे जब इग्नोर हो गए, यानी कि उनके साथ में जो व्यूवर्स होते थे, व्यूवर्स से वो डायरेक्ट अपना डिस्कशन करते और उनको एडवांस में पेमेंट दे देते थे। एडवांस में पेमेंट देने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अब व्यूवर्स के साथ क्या होता है वो देखिए। व्यूवर्स के साथ व्हाट हैपेंस टू व्यूवर्स, जो गुमास्त होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सेट करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी वो गुमास्त को सेट करती। गुमास्त होते थे पेड सर्वेंट, यानी कि उनके लिए काम करने के लिए पेमेंट पर काम करने वाले कुछ सर्वेंट होते थे, जिनके पास वो उनका ऑब्जर्वेशन होता था। ऑब्जर्वेशन क्या होते थे? वो व्यूवर्स के पास एडवांस में पैसे देते थे और एडवांस में पैसे देने के बाद इनके पास फोर्स होता था, लिमिट टाइम का होता था, एग्रीमेंट होता था कितने टाइम में हमने इतना ऑर्डर कलेक्ट करना है या प्रोडक्ट करना है। जब उसके साथ साथ वो जो व्यूवर्स होते थे उसके ऊपर सुपरवाइज का काम कर दो। कौन? गुमास्त करते थे, पेड सर्वेंट होते थे, सुपरवाइजर का काम करते थे, यानी कि उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते थे। उसके बाद में क्वालिटी का एग्जामाइन करते थे कि वो क्वालिटी कैसे मेंटेन, कैसे क्वालिटी उस क्लॉथ्स में तैयार करते हैं। ये सारा काम किसका होता था? गुमास्त का होता था। गुमास्त
ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट करते थे। गुमास्त थे विवश के लिए ऑब्जर्वेशन का काम करते थे। तो ये गुमास्त जब आ गए तो हमारे जो बैंकर होते थे और उसके बाद में हमारे मर्चेंट होते थे, वो बैंकर्स होते थे, वो बैंकरुप्ट हो गए। बैंकरुप्ट यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो सारा फेल हो गया। इट्स ओके। तो वो उनको फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया कि भाई इनका ये इन्वेस्टमेंट उनका सारा नुकसान हो गया। मर्चेंट और बैंकरुप्ट जब हट गए तो ये वीवर्स इनके द्वारा दी हुई गुमास्त ने जो एडवांस में पेमेंट दी थी उसमें बाउंड होते थे और टाइम पे उसको ऑर्डर का डिलीवर करना होता था। अगर उस पे टाइम पे उसका ऑर्डर का डिलीवर नहीं होता था तो उसके बाद में ये गुमास्त अपने सिक्योरिटी के लेके आते थे और उसके साथ साथ इनको पनिश करते थे। इनको पनिश करने के बाद इन लोगों की जो हालात थी वो क्रिटिकल हो गई थी। इन लोगों ने उनका ऑर्डर लेना बंद कर दिया, या तो वो उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो प्रोफेशनल था वो चेंज कर लिया, या कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माइग्रेट कर लिया। क्यों कर लिया? वो गुमास्त से डर के कर लिया था, क्योंकि गुमास्त कोई इंटरनली इनके साथ कनेक्ट नहीं थे। ये विलेजेस एरिया से, या ये कहेंगे वो हमारे इंडियन सिस्टम से अवेयर नहीं थे, और इसलिए वो केवल और केवल अपना प्रॉफिट देखते थे। हमारे व्यूवर्स के साथ उन्होंने जो पोजिशन जो जिस प्रकार की बिहेव किया वो काफी उनके लिए हार्मफुल रहा। तो व्यूवर्स क्या उसके साथ क्या घटना घटी? वो ये घटी कि उन्होंने अपना या तो माइग्रेट करना पड़ा या फिर प्रोफेशन को ही चेंज करना पड़ा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे इंडियंस व्यूवर्स पे इफेक्ट और हमारे इंडियंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इफेक्ट, या ये कहें कि इंडियन जो ट्रेड था, इंडियन जो इंटरनेशनल मार्केट में माल सप्लाई होती थी उसके ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट रहा, ये सारा स्टडी हमने इसमें किया। इट्स ओके।